अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन दरअसल किसी वेक्टर को तोड़ना या तहलील करना। अब सवाल ये क्या कोई वेक्टर टूट सकता है? बिल्कुल, एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। फिर जब किसी चीज़ को ब्रेक किया जाता है तो उसके कुछ कंपोनेंट या कुछ हिस्से मिलते हैं हमें। तो एक और सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि अगर मैं किसी वेक्टर को ब्रेक कर दूं तो फिर उसके कितने कंपोनेंट मुझे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 3 कंपोनेंट में एक वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो कवर किया गया है वो प्लेन के ऊपर एक वेक्टर कवर किया गया है। मतलब आप सिर्फ 2 कंपोनेंट बनाएंगे, एक वेक्टर सपोज करेंगे और उसके जो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करके हासिल करेंगे वो कितने होंगे? वो 2 होंगे। और ये टॉपिक आपने 10th क्लास के अंदर भी कवर किया था। अब अगर हेडिंग को देखी जाए तो कहा जा रहा है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को तोड़ना है, तहलील करना है उसके कंपोनेंट में। इसी प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन पहले वेक्टर हो तो जिसको तोड़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को कैसे करेंगे, हम वो वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। तो हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जो वेक्टर है वो हमने सपोज किया ए, जो एंगल बना रहा है थीटा इन काउंटर क्लॉक डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, काउंटर क्लॉक में एंटी क्लॉक को बोल रहा हूं। ये काउंटर क्लॉक बना रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वेक्टर ए एंगल थीटा। तो हमने एक वेक्टर ले लिया, अब हमें क्या करना है, इसको इसके कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो स्टूडेंट, ब्रेक करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आप इस वेक्टर के हेड से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक ऑन एक्स एक्सिस एंड एक ऑन वाई एक्सिस। और ये परपेंडिकुलर मैंने कहा तो मैंने पहले भी बताया, परपेंडिकुलर वो लाइन होगी जो कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब आप ये देखेंगे कि ओ ए बी एक ट्राइंगल फॉर्म हो गई है, तो 2 ट्राइंगल हो सकती हैं, ओ ए एंड बी। एक ओ ए बी और एक ये भी हो सकती है ओ ए, और यहां पर कोई आप नाम दे सकते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको नाम नहीं दे रहा। जैसे ये ट्राइंगल फॉर्म होगी तो आप ये देख सकते हैं कि ए एक्स इसका एक्स कंपोनेंट है और ए वाई इसका वाई कंपोनेंट है। मतलब वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको मैं क्या कहूंगा, इसका एक्स कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट जो अलोंग वाई एक्सिस होगा वो क्या कहलाएगा, इसका वाई कंपोनेंट। और स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप। पहले बताया था कि आई कैप यूनिट वेक्टर है जो शो कर रहा है किसकी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए वाई जे कैप, और जे कैप जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी, वाई एक्सिस की। फिर ये ए एक्स और ए वाई क्या है, तो स्टूडेंट ये ए एक्स इस ए एक्स कॉम्पोनेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये ए वाई इस ए वाई कॉम्पोनेंट का क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड है। अब हम चलते हैं किस तरफ के, ये जो कंपोनेंट बन गए, ठीक, ये बन गए। अब करना क्या है, अगर आप गौर करें तो इस कंपोनेंट के ऊपर मैंने एरो प्लेस करा है, इसी तरह इस कंपोनेंट के ऊपर भी एरो प्लेस करा है। इसका मतलब एक वेक्टर के जब कंपोनेंट बनाए जाते हैं तो जो कंपोनेंट फॉर्म होते हैं वो भी इटसेल्फ वेक्टर होते हैं, इसीलिए क्या प्लेस किया गया, एरो। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के वेक्टर के पास जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहाँ रुककर इनकी डायरेक्शन को डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं इस ए एक्स कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, और ए वाई कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। और इनके नाम भी हैं। अगर आप इस कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कहें, क्योंकि एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, तो ए एक्स का नाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहा जाता है, और वाई एक्सिस को वर्टिकल
एक्सिस भी बोलते हैं। तो ए वाई कॉम्पोनेंट को आप वर्टिकल एक्सिस भी या वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी आप बोल सकते हैं। मतलब ये जो दो कॉम्पोनेंट बने इनके नाम भी हैं, ए एक्स को हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और ए वाई को वर्टिकल कॉम्पोनेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सिस भी कहा जाता है। तो डायरेक्शन तो स्टूडेंट्स मालूम हो गई, क्या हमें मैग्नीट्यूड मालूम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले एक एक करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स की हेडिंग डालते हैं हम, मतलब ए एक्स का मैग्नीट्यूड। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंसीडर ट्राइंगल डेल्टा ओ ए बी। अगर आप ओ ए बी ट्राइंगल को सपोज कर लें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपने ट्राइंगल डील की है मैट्रिक क्लास में। तो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक एंगल कितना है 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री जिसके अंदर एक एंगल हो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। और हर साइड का एक नाम होता है। जैसे नाम दिया कैसे जाता है, वो साइड जो अपोजिट टू 90 डिग्री होगी स्टूडेंट्स कहलाती है हाइपोटेनियस, और वो साइड जो थीटा के अपोजिट होती है कहलाती है परपेंडिकुलर, और जो रह जाती है या बच जाती है वो कहलाती है बेस। अगर आप गौर करें तो आपको वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है ए एक्स जो बेस है, और हाइपोटेनियस जो वेक्टर ए है ये गिवन है, क्योंकि वेक्टर हमारे पास था, इसके हमने क्या बनाए थे? कंपोनेंट बनाए थे। ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें बेस और हाइपो आता है, तो वो फॉर्मूला अगर आप गौर करें तो कॉस थीटा का होता है स्टूडेंट्स बेस ओवर हाइपो। अगर आप यहां पर वैल्यूज पुट करें, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, स्टूडेंट बेस कितना है? ए एक्स, और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैं एरो नहीं लगाऊंगा, ए एक्स लिखूंगा। हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट्स? ए है, तो हाइपोटेनियस की जगह ए, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स इक्वल आएगा ए कॉस थीटा। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया कौन से कंपोनेंट का? ठीक है, ए एक्स कंपोनेंट का। इसी तरह आप स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। अगर आप ए वाई का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो ए वाई अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास ए वाई जो रिक्वायर्ड है वो परपेंडिकुलर है, दोबारा जो गिवन है वो हाइपोटेनियस है। तो याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वी नो दैट हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो साइन थीटा का फॉर्मूला है, और ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अगर इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बनेगा फिर आपके पास परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? ए वाई, और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? ए के। अगर इस ए को लेफ्ट पर ले जाके मल्टीप्लाई किया जाए तो ए वाई इक्वल आता है ए साइन थीटा। ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आ गया आपके पास ए वाई कंपोनेंट का। तो स्टूडेंट इतना तो आपने मैट्रिक में भी किया था। अगर मैं यहां रुककर दो केस डिस्कस कर लूं, अब आप सिर्फ फोकस कीजिएगा इनके फॉर्मूलाज के ऊपर, और मैं साइड में लिख देता हूं ए एक्स इक्वल है ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल है ए साइन थीटा। अब दो केस हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर दूंगा। और वो केस क्या है? अगर तो हमारे पास एंगल 0 डिग्री हो, मतलब जो वेक्टर ए एंगल फॉर्म कर रहा है वो या तो 0 डिग्री हो, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब जो आपका वेक्टर होगा ए वेक्टर होगा ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ठीक। तो एंगल कितना बनेगा एक्स एक्सिस के साथ स्टूडेंट्स? 0 डिग्री बनेगा। और पैरेलल की टर्म में समझा चुका हूं पहले भी, उसमें एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इस केस में मुझे दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं। इन कंपोनेंट की वैल्यू क्या आती है तो कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास फॉर्मूले मौजूद हैं। ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा
और ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अगर मैं दोनों कंपोनेंट के अंदर एंगल पुट कर दूं तो ए कॉस 0 डिग्री और ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन 0 डिग्री। और अगर आप मजीद कैलकुलेट करें तो ए एज इट इज कॉस 0 कैलकुलेटर में निकालिएगा स्टूडेंट्स 1 आता है, और ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन 0 भी कैलकुलेटर में निकालिएगा 0 आता है। और हम जानते हैं समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज रह जाती हैं और समथिंग मल्टीप्लाई 0 0 हो जाता है। इसका मतलब अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो y कंपोनेंट का वजूद नहीं होता, ठीक, और जो x कंपोनेंट होता है वो एग्जैक्टली वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड केस डिस्कस करते हैं, वो क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो मतलब कि ये आपका x एक्सिस, क्योंकि एंगल x के साथ फॉर्म हो रहा है, और वेक्टर a अलोंग y हो गया, तो एंगल कितना बना है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप। तो फिर दोबारा दोनों केस डिस्कस करेंगे, कौन से, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए, अब फॉर्मूले नहीं लिख रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि फॉर्मूले लिख चुका हूं, ए कॉस 90 डिग्री कीजिए और ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन 90 डिग्री कीजिए, ठीक। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको नजर आएगा ए कॉस 90 जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टूडेंट 0 आंसर देगा आपको। इसी तरह ए वाई ए साइन 90 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आंसर देगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक्स इक्वल आएगा 0 से मल्टीप्लाई होके 0, और ए वाई आपके पास आएगा 1 से मल्टीप्लाई होके ए। तो अब देखने को हमें स्टूडेंट्स ये मिला कि इस केस में y कंपोनेंट a के इक्वल है और x कंपोनेंट वैनिश हो गया, गायब हो गया। मतलब बहुत सीधी सी बात है, अगर कंक्लूड करें, अगर वेक्टर पैरेलल टू x होगा तो x कंपोनेंट ही a होगा, y का वजूद नहीं होगा, दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा। और अगर आपका वेक्टर पैरेलल टू y हो तो y कंपोनेंट a कंपोनेंट के ही बराबर, a के बराबर होगा, तो x का वजूद नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर x या y के पैरेलल हो तो वो खुद वेक्टर ही जिसके पैरेलल है उस कंपोनेंट के बराबर है। अगर x के पैरेलल है तो कंपोनेंट वो खुद वेक्टर के इक्वल होगा, उसके मैग्नीट्यूड, और y के अगर पैरेलल है तो उसका y का कंपोनेंट उसी वेक्टर के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर पैरेलल टू x या y हो तो दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट कब करेंगे, जब एंगल थीटा फॉर्म हो रहा होगा और उसकी कुछ वैल्यू हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।